हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लो एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। आईपीसी की लेक्चर सीरीज में अध्याय 2 का परिभाषात्मक खंड का भाग 2, जो कि बची हुई परिभाषाएं इस लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। पिछला वाला लेक्चर भी बड़ा हो गया था और ये लेक्चर भी थोड़ा बड़ा ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि बची हुई परिभाषाएं जो कि धारा 30 से लगाकर 52A तक उसमें देखेंगे तो थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईपीसी को पूरी तरीके से समझने के लिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमें परिभाषाओं को पढ़ना ही चाहिए। बहुत से लोग परिभाषात्मक खंड या निर्वचन खंड को महत्वपूर्ण न समझते हुए उसको न पढ़ के सिर्फ मुख्य मुख्य बातें या इम्पोर्टेंट सेक्शंस को ही पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने का तरीका सही नहीं है दोस्तों। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी अधिनियम का स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक का हर चीजें, हर बातें आपको याद होनी चाहिए, उसकी छोटी से छोटी बातें, ताकि आप आपके कॉम्पिटिटिव से अच्छा एग्जाम में प्रदर्शन कर सकें। इसी के साथ देर ना करते हुए दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम। इस लेक्चर में दोस्तों अध्याय 2 आईपीसी का है, उसमें साधारण स्पष्टीकरण अध्याय का नाम है दोस्तों। इसमें धारा 30 से लगाकर 52A तक देखेंगे अपन। तो धारा 30 क्या है दोस्तों? मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है, मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात कर रही है कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिभूति या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स किसे कहेंगे अपन। तो मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है। ठीक है, महत्वपूर्ण दस्तावेज तो ही मूल्यवान प्रतिभूति कहा गया है दोस्तों। जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम की है, या कोई अधिकार विस्तृत किया है, किसी व्यक्ति को के अधिकारों में को बढ़ाया है या घटाया है, या उसमें कमी की है, या किसी अधिकार को छोड़ा है, ये सब बातें जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी गई हैं वो सभी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहे जाएंगे, मूल्यवान प्रतिभूति कहे जाएंगे। तो यही है दोस्तों मूल्यवान प्रतिभूति, धारा 30 में परिभाषित है। और धारा 31 बात करती है विल, जिसे वसीयत भी कहते हैं। तो विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। दोस्तों, विल कोई भी व्यक्ति, कोई जो अपनी संपत्ति को किसी उत्तराधिकारी के नाम ना करते हुए जो चाहता है कि मैं किसी व्यक्ति को, स्पेसिफिक व्यक्ति के नाम अपनी संपत्ति नाम करना चाहता है, उसका उत्तराधिकारी उसे बनाना चाहता है, तो उसके नाम वह विल लिखकर अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी उसे बना देता है कि उसकी मृत्यु पर उस विल का प्रवर्तन किया जा सके और उस संपत्ति का उत्तराधिकारी उसे बनाया जा सके जिसके पक्ष में विल लिखी गई है। तो विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। देखते हैं धारा 32, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ठीक है दोस्तों, कि कार्यों का जहाँ निर्देश किया गया है उसके अंतर्गत अवैध लोप भी आता है। जहाँ कार्यों की बात की गई है उसमें लोप को भी गिना जाएगा। तो जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई अपराध कार्य करके ही किया जाए। कोई कार्य करके कोई अपराध, कोई कार्य जिसे करने का कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है और उस कार्य को नहीं करता है, तो वो भी लोप भी करने का, जिस कार्य को वह करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को ना करके जो लोप किया है उसने, कभी कभी वो लोप भी अपराध के अंतर्गत आता है दोस्तों। जैसे कि किसी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वह अपराधी व्यक्ति को, जिसे पकड़ने के लिए उसके पास वारंट है, या कोई अजमानती अपराध उसके सामने करता है, कोई संज्ञेय अपराध उसके सामने पुलिस अधिकारी के सामने कोई व्यक्ति करता है, तो उस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि उस अपराध का निवारण करे और उस व्यक्ति को तुरंत वारंट के बिना गिरफ्तार करे। लेकिन वो पुलिस अधिकारी अगर उसके कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो वह
उसके कार्यों वह उस कार्य को करने का लोभ कर रहा है, तो ये भी कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ भी आता है दोस्तों। 32 यही कहती है। देखते हैं धारा 33 क्या कहती है। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है, उसी प्रकार है जिस प्रकार कार्य का। ठीक है, कार्य से सामान्य बात है दोस्तों कि कार्य किसी कार्य की ओर निर्देश करता है, और लोभ शब्द लोपावली का द्योतक है, उसी प्रकार जिस प्रकार की लोभ का। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए वेद रूप से आबद्ध होते हुए उसको नहीं करता है तो लोपावली का द्योतक कहा जाएगा। धारा 34 बात करते हैं सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। इस धारा को सामान्य आशय के नाम से ही जाना जाता है। सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन कहाँ परिभाषित है, तो धारा 34 में। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो जहां भी दोस्तों कोई अपराध एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो और उनका आरोप एक ही अपराध में लगाया जाता है और उनका एक ही विचारण किया जाता है, तो महाधारा 34 का तो 34 भी अवश्य लगाई जाती है दोस्तों। धारा 34 इसी आशय को दर्शित करने के लिए लगाई जाती है कि अपराध दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है। तो क्या कहती है धारा 34, देखिए, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, कहीं नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, कई मतलब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसी अकेले व्यक्ति ने किया हो। ठीक है, तो ये सामान्य आशय में को अग्रसर करने में व्यक्ति दो या अधिक व्यक्ति कोई अपराध करते हैं तो वो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये माना जाएगा कि उस अकेले व्यक्ति ने ही वह अपराध किया है और सभी को अलग अलग उसी प्रकार दंडित किया जाएगा। MPCJ 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इस धारा की महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक उपस्थिति इस धारा में सहभागिता के लिए आवश्यक है, परंतु यह सभी प्रकरणों में नहीं। ठीक है, अब देखते हैं धारा 33 क्या कहती है। तो जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। कोई कार्य यह जानते हुए कि वह अपराध करने के आशय से किया गया है, यह ज्ञान रखते हुए किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा कि वह अपराध करने जा रहा है, तो वह आपराधिक कार्य कहा जाएगा। तो जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया है। धारा 34 और 35 लगभग सेम बात कह रही है, लेकिन महत्वपूर्ण धारा 34 है दोस्तों, 35 इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा। अब देखते हैं धारा 36 अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। आपने थोड़ा तो कार्य किया है और थोड़ा लोभ करके कोई कार्य किया है, तो वह भी उसके द्वारा जो परिणाम निकलता है ओवरऑल वो भी अपराध माना जाएगा। जैसे कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कार्य करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोभ द्वारा कारित किया गया है। जैसे कि दोस्तों एक जेल का अधिकारी है और उसकी कस्टडी में अपराधी है। ठीक है दोस्तों, ए है वो जेल का अधिकारी है और बी उसकी कस्टडी में है, वो बी जेल में कारावासित है और उसकी कस्टडी में है वो। और ए को जो भोजन बी को देने के लिए दिया जाता है उसका वो देने का लोभ करता है, वो चाहता है कि वो बी को मारना चाहता है, इसी कारण वो बी को भोजन नहीं दे रहा है। तो उससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई और उसके बाद उसने उस पे वार किया, सामान्य क्षति की, जिसके कारण वो उसकी सामान्य क्षति से ही मृत्यु हो गई। तो यहाँ उस जेलर ने अंशतः तो कार्य किया और अंशतः लाभ किया, उन दोनों से ओवरऑल रिजल्ट निकल रहा है वो उसने मर्डर का जो ऑफेंस किया है, मृत्यु कारित की है, तो ओवरऑल जो परिणाम निकला है
वो दोनों कार्य और लोभ दोनों से मिलकर हुआ है, इसलिए उसको अपराध माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों धारा 37 क्या कहती है। किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। दोस्तों जब भी कोई अपराध किया जाता है तो अधिकतर अपराध में 2 या अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है तो किसी ने कोई काम किया है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए, जैसे चोरी करना चाहते हैं तो चोरी के लिए उस घर की निगरानी रखता है कि कब घर अकेला है, या फिर चोरी करने के लिए दरवाजे किस टाइम तोड़ना है, या ताला तोड़ने के लिए जो हथियार या जो भी व्यवस्था तैयारी की जाती है वो अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग व्यवस्था की जाती है। तो उनमें हर व्यक्ति ने जो उनमें से कई व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जाता है उनमें से हर एक को अकेले व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से एक कार्य करके उस अपराध को किए जाने का सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को करता है। क्या कहती है धारा? जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में सहयोग करता है, तो ये समझा जाएगा कि वह उस अपराध को करता है। धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। संपृक्त व्यक्ति मतलब आपराधिक कार्य में जुड़े हुए व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। जो भी व्यक्ति आपराधिक कार्यों में जुड़े हुए हैं वे विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। कैसे दोस्तों? जैसे कि कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है तो वह पहले तो घर में जाता है, जैसे उसने घर में कदम रखा है सबसे पहले अपराध को उसने किया है ट्रेसपास का, आपराधिक अतिचार। उसके बाद वो घर में गया और उसने संपत्ति की चोरी की, ठीक है। वहां से चोरी करके वो संपत्ति ले जाते समय उसको कोई व्यक्ति रोक रहा था तो उसने उस व्यक्ति को उपहति कारित कर दी, तो वहां उपहति का अपराध भी हो गया। तो जो आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति हैं वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यही बात कह रहा है कि जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहां भी उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अब बात करते हैं स्वेच्छया कि कोई कार्य स्वेच्छया किया गया है या अचानक हो गया है। तो कोई बात स्वेच्छया या जानबूझकर किया गया है ये कब कहेंगे? तो इसके लिए हमें धारा 39 देखनी पड़ेगी। जबकि कोई कार्य ज्ञान, आशय और विश्वास से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी कार्य उस व्यक्ति ने जानबूझकर, इंटेंशनली और विश्वास से किया है, या जिन साधनों को उपयोग में लाने का उसका आशय था उन साधनों को ज्ञान और विश्वास रखते हुए उसने उन साधनों का उपयोग किया है, तो वह कार्य स्वेच्छया किया गया कहा जाएगा, ठीक है। ज्ञान, विश्वास और आशय से किया गया कार्य स्वेच्छया किया गया कार्य कहा जाएगा दोस्तों। धारा 40 बात करती है अपराध की, कि अपराध की परिभाषा 40 में दी गई है। तो इस संहिता या अन्यत्र किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा दंडनीय प्रत्येक कृत्य, ठीक है, विधि द्वारा दंडनीय प्रत्येक कृत्य अपराध है। धारा 41 बात करती है विशेष विधि। तो विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है। और इस धारा 42 बात करती है स्थानीय विधि, लोकल विधि। तो लोकल विधि या स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अलग विधि लागू है, सॉरी दोस्तों, या कहीं अलग स्थान पर जैसे नागालैंड राज्यों की इस विशेष स्थिति के कारण वहां कोई स्थानीय विधि लागू है तो वो स्थानीय विधि कही जाएगी। धारा 40 बात करती है अवैध की, इलीगल किसे कहेंगे। तो अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध प्रत्येक बात जो सिविल कार्यवाहियों के लिए आधार उत्पन्न करती है अवैध कही जाएगी। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अब क्षति, इंजरी, किसी व्यक्ति को इंजरी कितने प्रकार की हो सकती है? तो धारा 44 में 4 प्रकार की इंजरी की बात करी गई है। धारा 44 में क्षतियों को याद करने का तरीका यही है दोस्तों
कि किसी व्यक्ति को 4 प्रकार की क्षति की जा सकती है और धारा का नंबर ही भी है दोस्तों 44 यानी कि 4 जिससे 4 प्रकार की क्षति कारित होती है। तो क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित होती है। किसी व्यक्ति के शरीर को कोई भी क्षति कारित करना या उसके खुद को मानसिक रूप से क्षति कारित करना या उसकी रेपुटेशन को कोई क्षति कारित करना या उसकी प्रॉपर्टी को कोई अवैध रूप से क्षति कारित करना इसके अंतर्गत क्षति कही जाएगी। देखते हैं धारा 45 क्या कर रही है। 45 जीवन के बारे में बात कर रही है कि लाइफ। तो जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। और 46 बात करती है मृत्यु की। तो मृत्यु से मानव की मृत्यु का द्योतक है। ठीक है, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। धारा 47 जीव जंतु। ठीक है, तो जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। जीव जंतु में हर प्रकार का जीव जंतु आ गया है, सिर्फ मानव को छोड़कर मानव से भिन्न प्रत्येक प्रकार के जीवधारी जीव जंतु के अंतर्गत आएंगे। अब धारा 18 देखते हैं दोस्तों, जलयान की बात करती है वेजल की। तो वेजल मतलब वेजल शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानव को या संपत्ति को जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवहन के लिए यानी यात्रा के लिए जो भी साधन बनाए गए हैं, स्टीमर, नाव वगैरह, वो सारे साधन जलयान कहे जाएंगे जिसके द्वारा मानव को या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवहन के लिए जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाए गए हैं। धारा 49 बात करती है वर्ष या मास की। जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का नहीं है दोस्तों, यहाँ मास शब्द है, टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिएगा। आप आपके कॉपी और पेन लेके जब बैठे हो, आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ मान ही मास कर लीजिएगा। तो मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझा जाना कि ये वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। ठीक है, आईपीसी में जहाँ पर भी गणना की जाएगी वो या वर्ष मास की बात आती है तो यहाँ ब्रिटिश कैलेंडर की से गणना की जाएगी। दोस्तों लिमिटेशन एक्ट है अपना 1963 का, उसकी धारा 24 बात करती है कि जहाँ भी गणना की जाएगी वहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथियों की गणना की जाएगी। और यहाँ आईपीसी में 49 में बताया गया है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार। इसी ब्रिटिश कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा गया है, दोनों में बात सेम ही है दोस्तों। वहाँ धारा 24 है लिमिटेशन एक्ट में और यहाँ 49 है। याद रखने की बात है दोस्तों, नोट कीजिएगा। धारा 50 बात करती है धारा की कि धारा किसे कहेंगे। तो धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिर पर लगे संख्यांकों द्वारा शुद्ध किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं इस बात को अच्छी तरीके से। अब धारा 51 बात करती है शपथ की, ओथ की ओथ किसे कहेंगे। तो शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञान की और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शब्द के अंतर्गत शपथ शब्द के अंतर्गत आएंगी। तो शपथ किसी भी लोक सेवक के समक्ष ली जा सकती है या न्यायालय के समक्ष ली जा सकती है या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन से विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा की और प्रतिज्ञान की शपथ को शपथ कहा जाएगा। बात करते हैं धारा 52 की सद्भावना पूर्वक या गुड फेथ। तो कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास के की गई। कोई भी बात अगर सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई है वो सद्भावना पूर्वक की गई कही जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ उल्टी परिभाषा दे रखी है कि कोई भी बात सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है तो उसे सद्भावना पूर्वक की गई नहीं समझी जाएगी।
ठीक है। तो हर बात आपने सम्यक सतर्कता रखते हुए और ध्यान से और विश्वास से की है तो उसको गुड फेथ में किया गया कहा जाएगा। धारा 52 ए बात करती है संशय। संशय का मतलब है किसी व्यक्ति को आश्रय या सहायता देना, अपराधी व्यक्ति को। तो संशय का सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसा मतलब होता है कि सिर्फ आश्रय देना, किसी को ठहरने की व्यवस्था करना। लेकिन 52 जब धारा 52 ए को देखेंगे अपन तो संशय का यहाँ बहुत ही वॉश मीनिंग लिया गया है। देखते हैं धारा 152 में के सिवाय और धारा 140 में वहां के सिवाय जहाँ की संशय व्यक्ति की पत्नी द्वारा या पति द्वारा दिया गया है। संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय मतलब रहने के लिए आसरा देना, उसे भोजन देना, पानी पिलाना, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवहन या जाने के लिए साधन देना, या किसी साधनों से चाहे वह उसी प्रकार की हो या नहीं जिस प्रकार की धारा में प्रगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना संशय शब्द के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों संशय में उसको आश्रय, भोजन, पानी, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद ये सभी चीजें देना संशय कहा जाएगा। और ये संशय देना आगे की धाराओं में देखेंगे अपन। संशय देना अपराध है धारा 140 में और 157 में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको, आपका इस वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट में साथ ही ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।